एक छोटे से गांव रामपुर में एक ईमानदार और समझदार किसान रहता था। उसका नाम था मोहनलाल। वो सुबह से शाम तक मेहनत करता था और अपनी जमीन को माँ जैसा मानता था। उसकी पत्नी सावित्री सुशील और समझदार औरत थी, जो घर और परिवार दोनों संभालती थी। उनका बेटा राजू 12 साल का था, छोटा लेकिन बहुत होशियार और मेहनती। मोहन, आज धूप ज्यादा तीखी है, जरा ध्यान रखना, पानी पी कर जाना। अरे सावित्री, जब तक हल जमीन पर ना चले तब तक पेट भी चैन नहीं पाता। बापू, आज भी मैं खेतों में आऊंगा, बैलों को मैं पकड़ लूंगा। शाबाश मेरे बेटा, पर याद रख, जमीन माँ जैसी है, उससे प्यार से काम लेना। इस तरह उनका परिवार सुख और ईमानदारी भरी जिंदगी जी रहा था। एक दिन गांव में एक नया व्यापारी आया, सेठ धनीराम। बाहर से सुंदर कपड़े, गले में सोना चांदी और जुबान में मिठास, लेकिन दिल में लालच और धोखा। अरे गांव वालों, मैं तुम्हारी फसल अभी खरीद लूंगा और तुम्हें 2 गुना दाम दूंगा। किसान रामदीन हैरान हो गया। 2 गुना दाम? सेठ जी, ये तो बड़ी बढ़िया बात है। मोहनलाल तभी से खामोश खड़ा था, शांत तरीके से बोला, सेठ जी, फसल अभी पूरी तैयार नहीं है, इतनी जल्दी बेचना ठीक नहीं, समय का इंतजार करना चाहिए। सेठ धनीराम चालाकी से हंसकर कहता है, मोहनलाल, जो समय का इंतजार करता है वो पीछे रह जाता है। मौका देखो और फायदा उठा लो, यही समझदारी है। समझदारी ये नहीं कि जल्दी फायदा उठाओ, समझदारी ये है कि मेहनत का सही दाम पाओ। सेठ जी, मैं अभी नहीं बेचूंगा। सेठ धनीराम अंदर ही अंदर जला और सोचा, ये मोहनलाल सब किसानों को समझ सिखा देगा, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। शाम को जब मोहनलाल और सावित्री एक साथ घर लौटे, तो सावित्री ने पूछा, क्या हुआ मोहन, आज इतना सोच में क्यों हो? आज जो सेठ जी ने कहा उसी के बारे में सोच रहा हूँ। सावित्री शांत लहजे में कहती है, तुमने बिल्कुल सही किया। जो आदमी जल्दी में निर्णय लेता है वो बाद में पछताता है। तुम हमेशा सोचकर काम करते हो, इसी के लिए तुम सबसे अलग हो। अम्मा, अगर वो सेठ धोखा देगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। राजू की बात सुनकर सावित्री हंसती है, तू अभी छोटा है बेटा, लेकिन तेरा दिल बहुत बड़ा है। उस रात सावित्री ने मोहनलाल से कहा, तुम चिंता मत करो मोहन, तुमने जो फैसला किया वही ठीक है। सेठ धनीराम किसान भाइयों को बेवकूफ बना रहा है। एक दिन तुम्हारा सच और तुम्हारी समझ सबके आगे चमकेगा। कुछ हफ्ते बाद आसमान में काले बादल छाए, तेज बिजली चमकी और बारिश से फसल का नुकसान हो गया। बहुत सारे किसान दुखी हो गए। तब सेठ धनीराम फिर आया। देखा भाइयों, मैंने कहा था ना, समय का भरोसा नहीं। अब तो मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारी फसल ले लूंगा, थोड़ा दाम कम सही। बेचारे किसान मान गए और फसल दे दी, लेकिन मोहनलाल ने मना कर दिया। सेठ जी, मैं अपनी फसल नहीं बेचूंगा, चाहे नुकसान हो जाए, लेकिन मैं मेहनत का सम्मान नहीं छोड़ सकता। सेठ गुस्से में बोला। सब बेच रहे हैं और तू अकेला क्या कर लेगा? मोहनलाल शांत स्वभाव से बोला, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी जमीन और मेरी मेहनत है। सेठ अंदर ही अंदर सोचने लगा, अब तो मैं इसे सबक सिखाकर रहूंगा। सेठ धनीराम अपने आदमियों को बुलाता है। आज रात सब लोग अपने घर जाने के बाद तुम लोग चुपकर मोहनलाल के गोदाम में आग लगानी होगी। और याद रखना, इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ठीक है सेठ जी, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। रात गई,
सब सो गए। सेठ धनीराम ने अपने आदमियों को भेज दिया। उन्होंने मोहनलाल के गोदाम में छुपकर आग लगा दी। सुबह तक पूरी फसल राख बन गई। मोहनलाल सुबह बाहर आया तो उसे गोदाम की तरफ धुआं नजर आया और वो वहां पहुंचा तो देखकर हैरान हो गया। मोहनलाल को गोदाम की तरफ जाता हुआ देखकर सावित्री और राजू भी वहां पहुंच गए। सावित्री रो पड़ गई। हे भगवान, मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। मोहन, अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। राजू आंसू बहाते हुए बोला। बापू, ये किसने किया? मोहनलाल ने राजू को समझाते हुए कहा। बेटा, जो बुरा करता है उसे भगवान कभी माफ नहीं करता। सच एक दिन जरूर जीतेगा। तुम आंसू मत बहाओ। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। उस दिन मोहनलाल ने वचन लिया। मैं सबको दिखाऊंगा कि ईमानदारी और सच में चलने वाला किसान सबसे बड़ा वीर है। भगवान हमेशा अच्छे लोगों का साथ देता है, बुराई का अंत होकर रहता है। अगले दिन गांव में हर तरफ बातें हो रही थी मोहनलाल के गोदाम में आग लगने की। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई। क्या तुमने सुना? मोहनलाल के गोदाम में आग लग गई। हाँ भाई, वो अपने आप को बहुत अक्लमंद और होशियार समझता है ना, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। काका, आपने सुना मोहनलाल के गोदाम में आग लग गई? बेचारा अब क्या करेगा पता नहीं। हाँ भाई, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है सुनकर। हम कर भी क्या सकते हैं। कोई दया दिखा रहा था, कोई मजाक उड़ा रहा था, लेकिन मोहनलाल चुप था। उसके चेहरे पर दर्द भी था और संकल्प भी। मोहन, भगवान सब देख रहा है, तुम हिम्मत मत खोना, भगवान तुम्हारी मदद करेगा। मोहनलाल शांत स्वर में बोला। सावित्री, जब फसल जलती है तो जमीन सूख जाती है, पर किसान का हौसला कभी नहीं जलता। उसने राजू के कंधे पर हाथ रखा और कहा। बेटा, अब हम दोबारा खेती करेंगे। मेहनत का रंग एक दिन जरूर चमकेगा। मोहनलाल और उसका बेटा राजू दोबारा खेती में काम शुरू कर देते हैं। अगले दिन धनीराम के पास एक आदमी आता है और कहता है। सेठ जी, क्या आपको पता है, मोहनलाल ने खेती में दोबारा काम शुरू कर दिया है। हो, ठीक है, तुम जाओ, मैं कोई उपाय निकालता हूँ। धनीराम सोचने में लग जाता है। इस बार मैं कुछ ऐसा करूँगा कि उसकी खेती ही मेरे कब्जे में आ जाए। रात के समय राजू चुपके से बाहर आया हवाखोरी के लिए। उसने देखा 3 आदमी आपस में कुछ बातें कर रहे थे। ये सेठ धनीराम के आदमी थे। उनमें से एक आदमी बोला। सेठ जी खुश है, मोहनलाल का सब कुछ जल गया। अब सेठ जी चाह रहे हैं कि अब उसकी जमीन सेठ जी के हाथ आएंगे। राजू तुरंत घर आया और बोला। बापू, मुझे सब पता चल गया। आग सेठ धनीराम के आदमियों ने लगाई थी। उसने जो कुछ देखा और सुना वो सब बताने लगा मोहनलाल को। बेटा, हम गुस्से में गलत कदम नहीं उठा सकते, पहले सबूत इकट्ठा करते हैं। राजू और मोहनलाल ने मिलकर एक योजना बनाई। अगली रात दोनों सेठ के गोदाम के पास गए और चुप कर देखा। सेठ अपने आदमियों को पैसे दे रहा था और कह रहा था। तुम लोगों ने काम बहुत अच्छा किया, लेकिन ये मोहनलाल बहुत होशियार आदमी है। उसने खेती में दोबारा काम शुरू कर दिया है। तुम लोग आज रात उसकी खेती में जाओ और उसके खेत में दवाई डाल दो ताकि उसका सारा फसल बर्बाद हो जाए। मोहनलाल अब कभी ऊपर नहीं उठ पाएगा।
मोहनलाल ने तुरंत गांव के चौकीदार को बुलाया और सारी बात कह सुनाई। और फिर मोहनलाल ने चौकीदार को आज रात खेती में आने के लिए कहा। आज आप रात मेरे साथ मेरे खेत में आना और हम लोग उन लोगों को रंगे हाथ पकड़ेंगे और सरपंच के सामने सबूत रखेंगे। तुम्हारी बात ठीक है बेटा, पर हम दोनों अकेले नहीं कर सकते, इसलिए मैं सरपंच के 2 आदमी को बुलाता हूँ और हम कल पंचायत में सबूत रखेंगे। रात को मोहनलाल चौकीदार और सरपंच के 2 आदमी खेत में छुप जाते हैं। रात में धनीराम के आदमी खेत के पास आते हैं और वो दवाई डालने वाले ही होते हैं कि मोहनलाल चौकीदार और सरपंच के आदमी वहां पहुंचकर उन लोगों को पकड़ लेते हैं और खूब उन लोगों की पिटाई करते हैं। अगले दिन गांव के पंचायत में सब जमा हुए। सेठ धनीराम भी घमंड से आया, पर जब मोहनलाल ने सबके सामने सबूत रखा तो सब हैरान रह गए। ये रहे सेठ धनीराम के आदमी। हमने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया। सरपंच जी, ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है और ये चौकीदार इससे मिला हुआ है। सरपंच जी उसकी बात काट कर बोले। खामोश रहो। तुम ये बात कहोगे इसलिए चौकीदार ने मेरे बंदे को बुला भेजा था और वो दोनों भी यही कह रहे हैं। तुम्हारे आदमी अपनी गलती मान चुके हैं। सेठ धनीराम, तुमने गांव के ईमानदार किसान के साथ धोखा किया है। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। सेठ का सिर शर्म से झुक गया और वो पसीने में भीग गया। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफी उन्हें मिलती है जो अपनी गलती सुधारते हैं, लेकिन तुमने गांव का विश्वास तोड़ा है। अब तुम्हें अपनी सारी दौलत उन किसानों में बांटनी होगी जिनकी फसल तुमने कम दाम में ली थी। पंचायत ने फैसला सुना दिया। सेठ धनीराम को अपनी दुकान बंद करनी पड़ी और सारी दौलत गांव वालों में बांटनी पड़ी। कुछ महीने बाद मोहनलाल की जमीन फिर हरी भरी हो गई। इस बार मोहनलाल ने राजू को खेती के नए तरीके सिखाए। देखा बेटा, मेहनत और सच्चाई कभी हार नहीं मानती। बापू, अब गांव के सब किसान आपके जैसे बुद्धिमान बन गए हैं। भगवान ने हमसे सब लिया, लेकिन फिर सब कुछ 2 गुना वापस दे दिया। मोहनलाल आसमान की तरफ देखकर बोला। जब दिल साफ हो और इरादा मजबूत हो तो हर आंधी शांत हो जाती है। धोखा चाहे जितना तेज चले, सच्चाई हमेशा मंजिल तक पहुंचती है।